A.O. Hume. He was the founder of all Indian National Congress in 1885. He founded the political party at Bombay. A.O. से मुराद है एलिन ऑक्टेवन ह्यूम. लिखो. ह्यूम ये सेम ह्यूम है. ही वॉज सिविल सर्वेंट. वो खुद ब्यूरोक्रेट थे, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे और अंग्रेज रिटायर्ड अफसर थे. अब सवाल ये है कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर ने पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई? बस आपका सवाल मैं ले गया. अब आप इसका जवाब दे दें. आपके ज़हन में क्या आ रहा है इसका जवाब? ये बात नहीं करें ना आप आपस में. मुझे बताएं क्या बता रही, या इनकी बात सुने, सवाल सुने. हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी. कब? 1858 में. जब 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म हो गया. अब कंट्रोल हिंदुस्तान आ गया किसके पास? क्वीन के अंडर आ गया, यानी बरतानिया संभालेगा. बरतानिया में एक वजीर बिठाया उन्होंने जो डील करेगा हिंदुस्तान के मसाइल को उनके पार्लियामेंट में. जैसे हमारे पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर होता है गिलगित और कश्मीर के मसाइल को डील करने के लिए, क्योंकि गिलगित और कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट में नहीं होते. नेशनल असेंबली सेनेट आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने एक दफा समझाया था. पता नहीं स्टूडेंट्स आप थे या हर क्लास में चेंज हो जाते हैं. पिछली क्लास में आप में से कौन से स्टूडेंट्स थे क्लास में? 2. चलें बहरहाल, वो पिछली क्लास में मैंने नेशनल असेंबली और सेनेट समझाया था. पिछली क्लास को लिए हुए भी महीना हो गया है मुझे, तो अब आप उसमें टेंशन ना लें. सवाल क्या था कि इसलिए बनाई क्योंकि वो खुद चाहते थे कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जो अवाम के मसाइल को लेके हुकूमत तक पहुंचाए. और दूसरी बात ये कि अगर उनका एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो सियासत होगी, तो सियासत में हिंदू मुस्लिम डिवाइड होंगे, तो दैट इज द डिवाइड इन रूल पॉलिसी, कि लोगों को आपस में लड़ाओ और अपनी हुकूमत को स्टेबल करो, जैसे हमारी हुकूमतें आज भी करती हैं. ज़िया-उल-हक ने किया, MQM को और पीपल्स पार्टी को, सिंधी और महाजर को आपस में लड़ा दिया. यहाँ कराची में उनको लड़ाओ, अपनी हुकूमत को मजबूत करो. ये एक स्ट्रेटजी होती है. हर चीज़ की स्ट्रेटजी होती है, हर चीज़ की साइंस होती है. जैसे आप पढ़ रहे हैं, मुझे तैयारी कैसे करनी है, इसकी एक स्ट्रेटजी है कि मुझे अच्छी तैयारी कैसे करनी है. ज़ाहिर कामयाब वही होंगे जो अच्छी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, तैयारी करेंगे. तो लोगों को तालीम देने की भी स्ट्रेटजी है. मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इसकी एक स्ट्रेटजी है. ये एक आर्ट है, ये एक फन है. तो मुझे हुक्मरान ये सोचते हैं कि मुझे लोगों को तबाह कैसे करना है, दैट इज आल्सो साइंस. इसकी भी साइंस है कि लोगों को कैसे तबाह किया जाए. नहीं आप हंस रहे हैं, हकीकत है ये. वो तबाह के क्या स्किल्स है मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या तरीकेकार है. लोगों को तालीम नहीं दे, टेक्स्ट बुक में झूठ लिख दे, वो पढ़ते रहे, जाहिल बनते रहे, पढ़ते रहे. मतलब एक तो पढ़ना नहीं चाहता, और जो पढ़ना चाहता है वो ना पढ़ने वाले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है. तो आप इस चीज को रियलाइज करें कि एज अ नेशन नतीजा क्या निकलेगा. जब आप बड़े हो गए, पता चला यूनिवर्सिटी में पहुंचे, किसी टीचर से पढ़ लिया तो पता चला जो पिछले 20 साल मैंने पढ़ा वो गलत था. अच्छा आपको मजेदार बात बताऊं, अगर आपको एक चीज नहीं आ रही तो आपको पढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है, और अगर आपको गलत आ रही है और आपको सही पढ़ाना मुश्किल है. हमें एज अ टीचर पता है कि एक बच्चे को नहीं आ रहा, उसको हम आसानी से समझा देते हैं. 2 बच्चे अगर बैठे होते हैं, 5 बच्चे क्लास में, मुझे 2 कहें कि सर मुझे ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, और 3 मुझे कहें कि हमने पढ़ा हुआ है, और उन 3 से मैं पूछूं और वो गलत बताएं, तो मुझे इनसे ज्यादा इनकी टेंशन हो जाती है कि इनको तो मैं आसानी से समझा सकता हूं क्योंकि उन्होंने गलत पढ़ा हुआ है. पहले तो उनको गलत उनके दिमाग से निकालना बड़ा मसला है. पहले उसको भूलना सिखाओ, फिर दोबारा उसे सिखाना सिखाओ, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो हमारे पास ये अलमिया है, टेक्स्ट बुक. आप कोई भी आप क्राइम करें, आपके पीछे पुलिस आ जाएगी, आपके पीछे एक अकाउंटेबिलिटी चलेगी, लेकिन तालीम लोगों को ना देना भी एक क्राइम है.
आर्टिकल 25A किसी ने पढ़ा है हमारे कानून का? क्या कहता है? फ्री एजुकेशन टू 16 ईयर्स, यानी सेकंड ईयर तक बच्चे स्कूल में नहीं है। हुकूमत कुछ नहीं कहती। कभी किसी को गिरफ्तार किया कि तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं है? आइन की वायलेशन हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, नहीं। और जो गया उसने पढ़ाई नहीं, किसी से पूछा ही नहीं। फ्लूड के बाद तो सूरत हाल बहुत जरा खराब है। तो मैं बता रहा हूं कि इसकी भी एक साइंस है लोगों को तबाह करने की। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो उस वक्त जो अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई उसका भी एक साइंस ये थी कि लोगों को डिवाइड करो, आपस में लड़ाओ ताकि अपनी हुकूमत स्टेबल रहे। और जो इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए वो बनाए गए बनर्जी, इसका नाम याद रखें। BANERJEE। और बनर्जी प्रेसिडेंट इसके बने। इस पॉलिटिकल पार्टी को मुस्लिम और हिंदू दोनों ने ज्वाइन किया, कोई लिमिटेशन नहीं थी। दोनों ने ज्वाइन किया, कोई लिमिटेशन नहीं थी उसकी। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को रोका कि आप कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करें, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिप्रेजेंटेटिव है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सर सैयद उनको ये कहना चाहते थे कि आप कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करें क्योंकि ये ब्रिटिश आपको लड़ाना चाहता है, लेकिन जाहिर है ये बात वो पब्लिकली नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने उसको डिफरेंट वर्ड्स में कहा, लेकिन बात तो वही कही। सर सैयद की डेथ के फौरन बाद एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया जिसके बाद मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। वो कौन सा वाकया था? शिमला कॉन्फ्रेंस। आप बताएं। सेपरेशन ऑफ बंगाल, ठीक है, लेकिन द राइट वर्ड इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। व्हाट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? (1905) 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। पूछे? नहीं, मैं बता रहा हूं कि 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वाज लॉर्ड कर्जन, LORD, लॉर्ड कर्जन। He was viceroy from 1898 to 1905, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद वो चले गए क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आया। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था? एक सूबा, बंगाल एक सूबा था। उस बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक बंगाल का नाम रखा गया ईस्ट बंगाल और दूसरे बंगाल का नाम रखा गया वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल था वो मुस्लिम मेजॉरिटी था और जो ईस्ट बंगाल था वो हिंदू मेजॉरिटी था। पाकिस्तान के पास कौन सा बंगाल था? वेस्ट बंगाल। और इस वक्त जो बांग्लादेश है वो कौन सा बंगाल है? सॉरी, हाँ सही बता रहे हैं आप। ईस्ट बंगाल जो है वो हिंदू, ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी था और वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी था। और इस वक्त जो बांग्लादेश है वो ईस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल कहाँ है? आज भी इंडिया के पास है, क्योंकि 1947 में 3 जून में ये तय हुआ था दो सूबों के बारे में कि उनके दरमियान लाइन ड्रॉ की जाए, बाउंड्री, और उनको अलग किया जाए। उसमें से एक बंगाल था और दूसरा था पंजाब। जो एक पंजाब हमारे पास है, एक पंजाब इंडिया के पास है। तो ये 3 जून में रेड क्लिफ लाइन तय हुआ था, रेड क्लिफ जिसने ये बाउंड्री ड्रॉ की थी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ये तय हुआ कि हिंदुओं ने इसकी बड़ी मुखालफत की क्योंकि ये फैसला उनकी फेवर में नहीं था। इसलिए क्योंकि मुस्लिम आबादी का एक नया सूबा बन गया था। कौन सा? ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल एक नया सूबा मुस्लिम पॉपुलेशन का बन गया, मेजॉरिटी का। तो कायदे-ए-आज़म या बाकी जो थे इन फ्यूचर, उन्होंने, क्योंकि उस वक्त तो कायदे-ए-आज़म पॉलिटिकल इतने सरगर्म नहीं थे,
लेकिन एक ये ख्याल था कि आगे की सियासत जो है वो पॉपुलेशन के बुनियाद पर नहीं, सूबों की मेजॉरिटी के बुनियाद पर की जाएगी, तो इसलिए वो उसकी मुखालफत कर रहे थे। और इसके रिएक्शन में एक मूवमेंट चलाई गई, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली प्योर हिंदू मूवमेंट थी, जो हिंदू इंतहा पसंदी और हिंदू रिजिडनेस को सपोर्ट करती थी कि हिंदुस्तान स्वदेशी, SWA, स्वाद DESHI, देशी, देश। अगर आपको सवाल आ जाए इस तरह के, विच वाज द फर्स्ट मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट, दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट। पहली मूवमेंट थी 1905 में ये शुरू हुई। अगर सवाल यह जाए कि वो मूवमेंट किस चीज के बारे में थी, तो वो हिंदू फंडामेंटलिज्म या हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के बारे में थी, कि वो उसको मुत्तहद चाहते थे। आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा सूबा था, उसकी पॉपुलेशन बड़ी थी, उसका लैंड बड़ा था, तो अंग्रेजों को कंट्रोल करने में मुश्किल होती थी, तो इसलिए उन्होंने डिवाइड किया। ये रीजन उन्होंने दिया था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी रीजन है जो मैंने आपको पहले बताया, डिवाइड एंड रूल। आप तकसीम करें, ये आपस में लड़ेंगे और आप इनका ध्यान एक तरफ चला जाएगा और आप आसानी से इजीली उनको कंट्रोल करें। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? उस वाक़े के बाद मुसलमानों को रियलाइज हुआ कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, लिहाजा शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस शिमला में हुआ। शिमला इज द नेम ऑफ सिटी इन इन बंगाल। कौन सा बंगाल? आई थिंक वेस्ट बंगाल में है, लेकिन इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो उसमें यह तय हुआ, जिसमें 35 डेलीगेशंस गए और लॉर्ड मिंटू से जाके मिले। लॉर्ड मिंटू वाज वाइसराय। लॉर्ड मिंटू वाइसराय थे, उनसे जाके मिले और उनको उन्होंने कहा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। मुसलमानों ने कहा हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, लिहाजा उनकी मर्जी से 30 दिसंबर 1906 को उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वो मुस्लिम लीग आज तक पाकिस्तान में चल रही है, डिफरेंट नेम के साथ। मुस्लिम लीग फंक्शनल, मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग क्यू, फिला 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 फिला। पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी अंदाजन? मोर देन 400 आर रजिस्टर्ड विथ ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। टोटल सीट्स कितनी है हमारी नेशनल असेंबली की जिस पर इलेक्शंस होते हैं? 342 में मोर देन 400 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, मोर देन 400। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामानी सियासत करती हैं, बाज ऐसी हैं जो पार्लियामानी सियासत नहीं करती, उनकी तो कहानी ही अलग है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रजिस्टर्ड हैं। और बहुत सारी ऐसी हैं जो एक सीट भी नहीं ले सकती, एक सीट नहीं ले पाती। इलेक्शंस जब होती है तो एक सीट नहीं मिलती उनको। ठीक है, तो मुस्लिम लीग बन गई। हाँ, क्या नाम बताया? लॉर्ड मिंटू, MINTO। जैसे लाहौर में मिंटो पार्क थी ना, जिसका कायद-ए-आज़म पार्क नाम है, तो ये पहले मिंटू पार्क थी। सुना है आपने? नहीं, कायद-ए-आज़म पार्क नहीं, अभी क्या नाम है उसका? इकबाल पार्क। तो पहले वो मिंटू पार्क थी जी, तो वो लॉर्ड मिंटू के नाम से है। लॉर्ड मिंटू ने 1906 में मुस्लिम लीग बनाने की इजाज़त दी और 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम लीग के पहले सदर आगा खान हुए और आगा खान की सरबराही में ये सारा काम हुआ। आगा खान, ये जो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान है, ये आपने SMS स्कूल सुने ना, SMS, तो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान। किसकी 2 ब्रांचेस थी? ब्रांचेस तो बाद में बनी ना, लंदन में जो बनी सैयद अमीर अली उनके थे। सैयद अमीर अली की मशहूर बुक का नाम बताएं जो सवाल में आता है। सैयद अमीर अली की द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज द फेमस बुक ऑफ सैयद अमीर अली, हु वाज द लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच। बड़े ही बेहतरीन पर्सनैलिटी थी और जज थे उस वक्त बरतानिया की गवर्नमेंट में। आगा खान थर्ड, सुल्तान मोहम्मद शाह, थर्ड कहें या सुल्तान मोहम्मद शाह कहें,
द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्माइली कम्युनिटी या ख्वाजा इस्माइली कम्युनिटी। इनका मतलब ये है कि बेसिकली जो इस्माइली हैं, बेटा चुप रहे हैं, जो इस्माइली हैं वो शिया की एक कैटेगरी है, अंदर शिया जो फिरका है उसके अंदर एक हिस्सा है इस्माइली। हालांकि इस्माइली के अंदर भी हिस्से हैं, ठीक है। जैसे कायद आज़म खुद इस्माइली थे, आपको ये भी मैं बताऊं, बाद लोगों को पता नहीं होता और फिर बहुत बोल देते हैं लेकिन पता बुनियादी चीज़ों का नहीं होता। तो जैसे अहले शिया जो हैं वो 12 इमामों पर यकीन रखते हैं और 12 इमामों के बाद वो इमामों का सिलसिला ख़त्म कर देते हैं। मतलब ख़त्म से मुराद है कि वो कहते हैं कि अब इमाम मेहदी आएंगे लेकिन यहाँ तक स्टोरी ख़त्म है। लेकिन जो इस्माइली हैं उसके बाद 13वें इमाम, 14वें इमाम, 15वें इमाम पर सिलसिला जारी रखते हैं जी। वो उसको सिलसिला जारी रखते हैं। उस सिलसिले के लिहाज से जो मौजूदा आगा खान है, आगा करीम खान जो भी हैं, वो 49th इमाम है, 49th। और इनसे जो पहले थे वो थे सुल्तान मोहम्मद शाह, ठीक है, आपको क्लियर हुआ। और आगा खान क्योंकि इस्माइली कम्युनिटी है फिरके के लिहाज से, तो इस्माइली कम्युनिटी के अंदर भी इस्माइली तो हैं लेकिन एक उसमें के अंदर एलीट क्लास है, दैट इज ख्वाजा इस्माइली। एक मिनट में बात पूरी कर दूं फिर आप बता दीजिएगा। ख्वाजा इस्माइली, तो कायद आज़म जो है बेसिकली ख्वाजा इस्माइली थे। उनकी जो मशहूर बुक है, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे जो कायद आज़म पर रिलायबल बुक्स हैं, जैसे स्टेनी वॉलपर्ड की किताब है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। जो मैं किताबों के नाम बता रहा हूँ आप उनको लिखा करें, और ये जो उसकी बात बताता हूँ वो जब आप लिखने बैठे और वो आपको याद आए तो वो लिख के ऊपर किताब का नाम जरूर लिख लीजिएगा कि फिलहाल ऑथर ने ये कहा। मेरा नाम नहीं लिखिएगा, किताब का उसका ऑथर का नाम लिखिएगा कि इसने ये जो है वो लिखा है। तो इससे ये होता है कि आपका आर्ग्यू स्ट्रांग हो जाता है। स्टेनी वॉलपर्ड की किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान बड़ी मशहूर बुक है, जिसकी स्टार्टिंग ये है कि कुछ लोग दुनिया के ऐसे होते हैं जो तारीख बदल देते हैं, कुछ लोग दुनिया के मैप्स बदल देते हैं, नक्शे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं हार्डली कुछ लोग कोई नेशन क्रिएट करते हैं। और कायद आज़म ने ये तीनों चीजें कर दिखाई। उस किताब की पहली पहली पैराग्राफ ये है, फर्स्ट स्टेनी वॉलपर्ड की। 2019 में उसका इंतकाल हुआ है, अमेरिकन ऑथर थे, हिस्टोरियन। उनकी मशहूर किताबें हैं दो तीन, एक जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान है, जुल्फकार भुट्टो पर। तो इस्माइली ख्वाजा इस्माइली थे कायद आज़म। और बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊं कि जब 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, कायद आज़म 1906 में कायद आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। जिस साल मुस्लिम लीग बनी उसी साल उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, और आगे चल के 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। तो जब उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, क्योंकि आगा खान मुस्लिम लीग में थे, तो जिन्ना साहब को ये रियलाइज हुआ कि क्योंकि वो इमाम हैं और वो मुस्लिम लीग में जाएंगे तो इमामत और मुरीदी वाला सिलसिला हो जाएगा, लिहाजा जो पॉलिटिकल विल है वो सही से पेश नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिन्ना साहब अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा एगोइस्ट पर्सनैलिटी वाले थे कि वो किसी को इस तरह टॉलरेट नहीं करते थे। तो उन्होंने फिर इसका नतीजा ये निकाला कि आगा खान को तो ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग से नहीं निकाल सकते क्योंकि खुद अभी मेंबर बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने ज़िंदगी से ख्वाजा या इस्माइली फ़िरके को निकाल दिया। उन्होंने ऑफिशियल हाई कोर्ट में जाके ये लिख दिया कि मेरा आज के बाद जो फ़िरका है वो शिया है, इस्माइली नहीं है। इस्माइली से वो दस्तबरदार हो गए। 1913 में उसका लेटर आज भी मौजूद है। 1913 जिस साल उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, पहले उन्होंने उसको छोड़ दिया। ये बात आपको क्लियर हुई? जिन्ना साहब अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे बारों में खुद फैसला लिया करते थे। जब उन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया लिंकन इन कॉलेज लंदन में, आज भी जिन्ना साहब का स्टेचू वहाँ मौजूद है, जो कराची कह रहा हूँ, कराची के मेयर नहीं, लंदन के मेयर, क्या नाम था जो सादिक, उन्होंने जिन्ना साहब का स्टेचू वहाँ लगाया उस कॉलेज के गेट पर। तो जिन्ना की जब एडमिशन हुई तो उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर को लिखा, क्योंकि जिन्ना का जो पैदाइशी नाम है स्कूल्स में वो है मोहम्मद अली जियूना भाई, जियूना भाई, ठीक है। तो उन्होंने जाके उस डायरेक्टर को कहा कि मेरा नाम ये जो मोहम्मद अली जियूना भाई है ये मुझे पसंद नहीं है, लिहाजा मैं अपना नाम रखना चाहता हूँ मोहम्मद अली जिन्ना, तो मेरा नाम बदल दिया जाए। तो उनका नाम बदल दिया गया।
फिर उन्होंने फिरका भी बदल लिया। तो ये जिंदगी में वो इस किस्म के फैसले ले सकते थे और वो लेते थे, इसलिए तो वो कायदे आज़म है। ठीक है जी। हाँ हाँ थर्ड, देयरफॉर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको एक और मैं बात बताऊं यहाँ इनकी बात से, कि हमारे पास ये जो सीपेक है जो गवादर से बना है, गवादर पोर्ट जो है ओमान का हिस्सा था, पहले कलात का हिस्सा था, लेकिन 16 सेंचुरी में कलात का जो बादशाह था उनकी बेटी की शादी हुई ओमान में, तो उन्होंने बेटी को गिफ्ट कर दिया गवादर। और 1857 या गालबन 1858 में दोबारा हुकूमत पाकिस्तान, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ओमान से वो खरीदा। तो उसकी जो पेमेंट पे करनी थी, क्योंकि वो ज़्यादा थी, हुकूमत पाकिस्तान को करने में बड़ी दुश्वारी थी, तो सर आगा खान ने वो पेमेंट पे की थी। मैं पढ़ा तो रहा हूँ, हाईलाइट तो कर रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही अर्ज किया जनाब के वही नो एंड वही वैल्यू। लेकिन असल में बात यह है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मेरा कोई आगा खान से कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मेरी कोई वापसी है, मैं जनरली बता रहा हूँ। हमारा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमें चीज़ें सही सिमत में नहीं बताई जाती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो होती ही नहीं है। वो एक मूवी है, क्या नाम है उनका, जो जिसमें छोटा बच्चा होता है, आमिर खान की, तारे ज़मीन पर। तो उस पर उसमें वो लिखता है कुछ, उसको जब हिसाब देते हैं, कोई पेपर उसको आता है, तो वो पेपर की तरफ देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता, तो वो देख देख के वो परेशान हो जाते हैं। तो टीचर आके पूछती हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको परेशानी हो रही है? तो उसको वो देख के कहता है जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। तो हमारे पाकिस्तान में भी जो हिस्ट्री खास तरह से पढ़ाई जाती है, दैट इज लाइक दैट, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। और यही तो मसला है हमें टीचर्स को ये बात बताने में, कि पता नहीं आगे वाला बंदा क्या रिएक्शन देगा, वो क्या सोचेगा, तो हमें सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। जी नहीं, आप वो तो नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये लिखें, मैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखें, आप ये मत सोचें कि जो आपका पेपर चेक करेगा वो आपके स्कूल वाला टीचर होगा, कभी भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि उसका जो लेवल है वो बहुत हाई है। वो इस चीज़ को नोट करेगा, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा। ऐसा मिसाल के तौर पर आपको सवाल आ जाए, पार्टीशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, बंगाल का अलग होना, आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, आप मैट्रिक में पढ़ते हैं, फिर तो ठीक है, आप कुछ भी लिख ले, मतलब कुछ से बना दे जो किताब में लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, उसको आप कुछ भी कह लें। और लेकिन जब आप सीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं, बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें आप ये अप्रोच रखेंगे कि हिंदुओं की पॉलिसीज ऐसी थी, हिंदू टीचर वहाँ बगावत पैदा कर रहे थे और ये वो, तो चेक करने वाला कहेगा कि ये पता नहीं कौन आ गया ये। समझ रहे हैं ना? मिसाल मैं अपना भी आपको बताऊं, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा था सिंध पब्लिक में कि यही एक टॉपिक, पार्टीशन ऑफ फॉल ऑफ ढाका से, कि आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि उन्होंने जनरली एक बात कही कि हमें पब्लिक में एक ओपिनियन चलता है कि भुट्टो वाज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ पार्टीशन ऑफ सॉरी सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, फॉल ऑफ ढाका। आपका इसके बारे में क्या व्यू है? तो जो मैं समझता था वो भी मैंने दे दिया उनको। तो बुनियादी बात ये, और वो ऐसा दिया कि मतलब जिस लिहाज से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, सिंध पब्लिक का मेंबर है, और ये उनकी एक लेवल है, उनके सामने मैं ये आए बाएं शाएं करूंगा तो वो कहेंगे इसको चीज़ें पड़ी हुई नहीं है।
तो आपकी कभी भी अप्रोच जो है ना, आपकी हमेशा अप्रोच अच्छी हो। आप, क्योंकि आपसे हम तवक्को करते हैं, एग्जामिनर आपसे तवक्को करता है कि आप रवायती बात नहीं करेंगे, आप वो बात नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट करेंगे। इसलिए मैं आपको क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ लेके आना चाहता हूं कि आप सीएसएस जैसे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में ये नहीं है कि आपको सीधा सीधा लिखना है। वहां एग्जाम में ये है कि आपको काउंट करना है, चीजों को काउंट करना है, एक एक ख्याल को काउंट करना है दूसरे ख्याल के साथ, हथियारों के साथ नहीं, डंडों के साथ नहीं, ख्यालात के साथ काउंट करना है। आपको ये मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो इसी तरह आपका जो सवाल था उसका मैंने बता दिया कि हम पढ़ाते भी हैं और वैल्यू भी देते हैं और इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाहिर है मैनिपुलेटेड किताबें हैं तो उसमें इसका जिक्र नहीं है। और जनरली हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं या हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मखसूस एक सोच को डेवलप करने के लिए जो है वो रखा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किताबों लिखने के, किताबें बनाने के, तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मखसूस हैं, तो इस वजह से जो है ये हमें इश्यूज पेश आते हैं। मुस्लिम लीग बनने के बाद 1913 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, लेकिन इस शर्त पर कि वो कांग्रेस के भी मेंबर रहे। 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया लेकिन कांग्रेस के मेंबर रहे और 1920 तक कांग्रेस के मेंबर रहे। 1920 में उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया। 1920 क्यों दिया रिजाइन, उसकी कोई वजह कंफर्म कर लीजिएगा फिर भी आप। 1920 में क्यों रिजाइन दिया उन्होंने? वेरी गुड। उस वक्त खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई। आपको पता है खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट तुम असल में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश जो जिस ग्रुप को उसने ज्वाइन किया यूके ने, वो था अलाइज ग्रुप, क्योंकि दो ग्रुप बन गए थे, एक एक्सिस और दूसरा अलाइज। मैं यहां लिखूं, आप लिख लेंगे, AXIS एक्सिस और दूसरा अलाइज। लिख तो लिया, अब पढ़ेगा कौन इसको? एक्सिस एंड अलाइज। एक्सिस एंड अलाइज में यह फर्क था कि जो यूं समझें कि जिन्होंने जंग शुरू की वो एक्सिस ग्रुप का हिस्सा थे और जिन्होंने खुद को डिफेंड किया वो अलाइज ग्रुप का हिस्सा थे। तो तुर्की जो है वो अलाइज एक्सिस ग्रुप का हिस्सा हुआ। यानी तुर्की उस वक्त जो खिलाफत उस्मानिया था, खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत एक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, दैट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे डिक्टेटरशिप, जैसे किंगडम, लाइक दैट खिलाफत इस्लाम का, क्योंकि खिलाफत का निज़ाम है। जो खुलफा राशिदीन हैं, मतलब वो जो खिलाफत को चलाने वाला जो होता है उसको खलीफा कहा जाता है। बनु उमैया, बनु अब्बास डायनेस्टी, तो दीज वर द डायनेस्टीज ऑफ इस्लाम। तो उस वक्त जो खिलाफत उस्मानिया थी, खिलाफत सिस्टम था और उस्मानिया उस खिलाफत का नाम था। तो जैसे जंग खत्म हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि हम तुर्की में जो खिलाफत उस्मानिया है इसको खत्म कर देंगे। तो हिंदुस्तान के मुसलमान मुत्तहिद हो गए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर की लीडरशिप में कि हम अंग्रेजों को खिलाफत उस्मानिया तोड़ने नहीं देंगे। उसके रिएक्शन में इन्होंने मूवमेंट शुरू की, खिलाफत मूवमेंट। बात समझ आई आप सबको? तो दैट वाज द खिलाफत मूवमेंट, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर ने शुरू की। और मजेदार बात यह है कि इस मूवमेंट में गांधी और कांग्रेस भी शामिल हो गए। नतीजे में जो मैंने बात बताई कि कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस से रिजाइन दिया, क्योंकि कायद-ए-आज़म इस बात के कायल नहीं थे कि खिलाफत मूवमेंट को चलाया जाए और उसमें शामिल हो जाएं हम, वो उसकी मुखालफत में थे। आ गई आपको बात समझ में? जी नहीं, मुस्लिम लीग में तो रहे लेकिन कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि शामिल कांग्रेस हुई। और कोई सवाल यहाँ? आपको ये बात समझ आई? क्या समझ आया?
और इवन आलमा इकबाल खिलाफत मूवमेंट के कायल थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर भी थे, लेकिन कायदे आज़म उसके कायल नहीं थे, उन्होंने उसमें शमूलियत नहीं की। अच्छा सवाल है इनका। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है या फिर ये कि मैंने इस तरह पढ़ा है कि कायदे आज़म जो है इन प्रिंसिपल उसके मुखालिफ नहीं थे, इस बुनियाद पे उसके मुखालिफ थे कि ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकेगी, यानी अगरचे वो भूल से इत्तेफाक करते थे लेकिन कामयाब। रीजंस तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन बुनियादी फैक्ट ये है, रीजंस तो हम एनालिटिकल की तरफ आएंगे। अच्छा एक बात की करेक्शन करें, आलमा इकबाल शुरू में इस मूवमेंट की फेवर में थे, यानी शामिल होने की बात करते थे, बाद में इसकी मुखालफत में आ गए, फिर उन्होंने भी कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे खिलाफत मूवमेंट में। आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है। इनका सवाल है कि इनके सवाल का हम जवाब दे दें फिर आपकी तरफ आते हैं। इनका सवाल ये है कि कायदे खिलाफत जो मूवमेंट थी और जो खिलाफत उस्मानिया थी और जो खिलाफत का निज़ाम था वो तो इस्लामिक सिस्टम था, तो कायदे आज़म ने उसकी मुखालफत क्यों की? ऐसा ही है। तो इसका जवाब ये है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इस्लामिक चीज़ें होती हैं लेकिन वो होती नहीं है। मिसाल के तौर पर दूध की दुकान है, उसका नाम है कि अल मदीना मिल्क शॉप, लेकिन पानी मिला हुआ है दूध में, ठीक है। तो मज़हब का नाम यूज़ होता है। रियासत मदीना बना रहे हैं, सारे निकल आओ बाहर सड़कों पर, पता चला अपना इंटरेस्ट हो गया, हुक्मरान बन गए, फिर सबको घर भेज दिया। पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी भी आप देखें, वो अहमद फराज की एक नज़म है कि नारे हुबे वतन माल तिजारत की तरह, जिनसे अर्जा की तरह दीन खुदा की बातें। समझ आई आपको? ये नज़म अहमद फराज की है। तो रिलीजियस का यूज है। आपके ज़हन में ये भी सवाल पैदा होना चाहिए था कि गांधी, चलो कायदे का शामिल ना होना फिर भी समझ आता है, गांधी शामिल क्यों हुए, कांग्रेस क्यों शामिल हुई, जो मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है और वो उस मूवमेंट का हिस्सा बन गई। वो इसलिए कि वो एक गांधी ने एक मूवमेंट चलाई थी जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो इसी का हिस्सा थी, इसी खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा थी। मैं कह रहा हूँ कि खिलाफत मूवमेंट जो है ना, उसके अंदर छोटी छोटी और मूवमेंट्स चली, उसका हिस्सा रही। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में शुरू हुई, 2021 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मकसद ये था कि अंग्रेजों की जो चीजें हैं वो यूज नहीं करनी है, वो खरीदनी नहीं है। फिर एक इंसिडेंट पेश आया, वाकया पेश आया, चोरा चोरी इवेंट। वेरी गुड, आपके सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। चोरा चोरी इवेंट में क्या हुआ कोई बताए? पुलिस वालों को मार दिया, पुलिस स्टेशन को जला दिया, ठीक है। तो ये सब गांधी की स्टेटमेंट के रिएक्शन में हुआ। और एक और भी वाकया पेश आया था, जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, जिसमें मोर देन 300 लोगों को मारा गया था। और ब्रिटिश चोरा चोरी इवेंट जो हुआ उसमें सिविलियन ने पुलिस को मारा, ब्रिटिश को, और रिएक्शन किया उन्होंने। इसके रिएक्शन में जलियांवाला ट्रेजिडी वाला वाकया पेश आया जिसमें उन्होंने आम सिविलियन को मारा, मोर देन 300, और ये गालबन 1922 में पेश आया। और 1924 में खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गई और 1924 में खिलाफत उस्मानिया टूट गई और नई तुर्की बन गई, मॉडर्न तुर्की, जिसके संभालने वाले थे कमाल अतातुर्क, और उनका नाम कराची में आज भी है मुस्तफ़ा कमाल के नाम से।